स्टार्ट। यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, वहाँ भी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक है। और आप इस पे आके स्लाइड शो प्रेस करो। ठीक है ओके हो गया? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसको जब कोई बोले तो ना, ठीक है। आई एम सॉरी, इसको पकड़ के हाँ ठीक है, वो मैग्नेट है ना, ठीक है, हाँ सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 मिनट और आए नहीं, हम लोग हमजा शुरू कर दें, शुरू कर देते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा तीसरा सेशन है और ये पहले 2 सेशन भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी जो समझ लें कि बेसिक्स हैं या बुनियाद हैं हमारी इस पूरे सीरीज़ ऑफ सेशंस की। हाँ बता देते हैं क्योंकि अभी तो और बहुत सारे नहीं आए। तो हमने जो डिस्कस किया था वो ये था, जो हमने पहले पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपको याद होगा कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया था कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ 3 दिन से, वो भूल गए थे। तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ कमिटमेंट की बात है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात है कि आप अलैहिस्सलाम ने वो फरमाई थी हदीस के 2 भूखे भेड़िए किस तरीके से तबाही मचा देते हैं एक बकरी के रेवड़ के अंदर, ठीक है। तो वो उनको वहाँ कॉन्टेक्स्ट पे ले गए कि वो पहले विजुलाइज कर लें कि क्योंकि वो दिन रात बकरियों को देखते हैं, तो उससे उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जो चीज़ आने वाली है अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उनको वो समझा दिया, तो वो दिन रात क्योंकि देख रहे हैं तो उनकी ज़बान में बात की, ठीक है। तो उसके बाद फिर फरमाया कि जो हुब्बे जा और हुब्बे माल है वो 2 बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, वो ज़्यादा तबाही मचाती हैं बनिस्बत भेड़ियों के दीन को। यानी दीन को जितना हुब्बे जा और हुब्बे माल से नुकसान पहुंचता है, उतना नुकसान बकरियों को भेड़ से नहीं पहुंचता, भेड़ियों से, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, अल्लाह ताला ने कुरान में जब मिसाल भी बयान की तो उसमें भी फरमाया इस्तमिउ। इस्तमिउ होता है, एक होता है इस्माउ ना वस्माउ, कि सुनो, और इस्तमिउ में अरबी के अंदर थोड़ी सी और यानी कि और यानी अल्लाह ताला और एहतमाम से फरमा रहे हैं कि गौर से सुनो, ठीक है। तो इस्तमिउ था, ये फस्तमिउ का लफ्ज़ आया था वहाँ पे कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करें, उसको भी गौर से सुनो। इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग आई थी कि भाई टीचिंग का हमने बहुत सौ का एक्सपीरियंस रहा है, या कम से कम जो लीड हैं वो यहाँ पे खुद बताते होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ाते हुए सीखते हैं, शेयरिंग करते हुए, वो हम सीखते हुए इतना नहीं सीख पाते। तो अगर हम ये नियत करें कि हमने कम से कम किसी एक को ये पूरा सेशन हो रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो अच्छी बात है इसमें हो रही है, हम पढ़ाएंगे हैं, तो क्या होगा, इससे हमारी जो लर्निंग होगी वो एफर्टलेसली हम लोग चीज़ें सीख लेंगे। क्योंकि अब जो चीज़ आ रही है थोड़ी सी यानी कि सीखने और समझने वाली है। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट आई थी और हमने वो बात की थी कि पंक्चुअलिटी के लिए हमें अपने कमिटमेंट्स को कैप्चर करना होगा। आपको याद है, आप थे लास्ट सेशन में? अच्छा, इसमें हमने बात की थी कि हम, आप थे लास्ट वाले में? नहीं थे, अच्छा। इसमें हमने बात की थी कि पंक्चुअलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, कोई हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो या कोई बुक हो या कोई छोटी डायरी हो, इसमें हम जो बात करें ना उसको लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हमजा मैं आपके पास 9 बजे आऊँगा, तो मैं इसको लिख लूँ कि मैं फलां तारीख को 9 बजे आऊँगा, वरना मैं भूल जाऊँगा, या तो मेरी मेमोरी इतनी अच्छी हो, मतलब कैप्चर करना है। अच्छा, उसके बाद हमने जिक्र किया था चंद काबिल ज़िक्र लोगों का, सब बहुत इन्फ्लुएंसिंग पीपल का, कि उसमें हमने 2 शख्सियात का जिक्र किया था, हकीम सईद साहब का और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, क्योंकि वो हमारे करीबी दौर के हैं तो हम उनसे ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। एक ये भी आया भाई लोड शेडिंग का मसला उस वक्त नहीं था, तो फिर मैं उसके बाद मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मिसाल दी थी, भाई लोड शेडिंग वो आज जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो वो भी कभी लेट नहीं होते, ठीक है। और बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, यानी कि 24 घंटों में वो इतने काम कर रहे हैं जो हम शायद हमें अगर दिन में 100 घंटे मिले तो हम नहीं कर पाए, बहुत सारे काम इतनी। फिर उनकी मल्टीपल किताबों का जिक्र हुआ था, सारी हकीम सईद साहब की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन का जिक्र हुआ था। तो वो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसमें आप लोग क्योंकि आगे बढ़ाकर थोड़ा बहुत यूट्यूब पर है
तो आप लोग देख सकते हैं उसमें जो मेन बात थी वही थी कि हमें थोड़ी सी इनसे इंस्पिरेशन मिले, थोड़ी मोटिवेशन हो कि भाई ये भी तो इंसान के बच्चे थे ना, ये भी काम करते थे। हकीम सईद साहब ने कोई 1 लाख के करीब प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, लेट नहीं होते थे, गवर्नर रहे। उसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कई जो है 10वीं 20वीं किताबें लिखी हैं। एक किताब जो है इनकी बाज़ औक़ात 17 पता नहीं कितने 11 13 जिल्दें 12 जिल्दें छप गई नामुल बारी की। तो जब वो इतने सारे काम कर सकते हैं इंसान है, तो हम भी कर सकते हैं। उनके पास तो बहुत सारे ओहदे हैं, तकरीबन उनके 50-60 के करीब पहले रह चुके हैं, अभी भी कुछ कई सारे ओहदे हैं। करेक्ट टाइम एस्टिमेशन में हमने बात की थी कि हम जब कहीं से जर्नी, खास तौर पर हमने मिसाल दी थी हम घर से ऑफिस आ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हम जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है हम उसको तो डिस्कस करते हैं या सोचते हैं हाँ यार गूगल मैप कर लिया, कितना रास्ता है, 14 मिनट आ रहे हैं, चलो थोड़ी भगा लूंगा, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हम अपने घर से निकलते हैं, बाइक तक पहुंचते हैं या गाड़ी तक, फिर उसको पार्किंग से निकालते हैं। इसका हम लोग आमतौर पे कैलकुलेशन नहीं करते, हमने उसमें ये कैलकुलेशन की थी, आज भी इंशाल्लाह वो आ जाएगा थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट ऑफ बफर, बफर हमने जिक्र किया था कि बफर कहते हैं कि हम मुतवक्का कोई ऐसी चीज़ का जिसकी वजह से हम लेट हो सकते हैं या हमें कहीं ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसको हमने ये जिक्र किया था कि उसके लिए हम बफर रखें ताकि वो उसकी वजह से भी हम लेट ना हो, ट्रैफिक है, सिग्नल्स है। आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट, उसमें हमने यही प्रैक्टिस आएगी, तो वो एक एक्सरसाइज भी है, तो उससे आ जाएंगे। पोनीज ऑफ नॉट कीपिंग बफर पे हमारी बात चल रही थी, इस पर एक बात थी, तो उसी से हम आज कंटिन्यू करेंगे। हाँ, दोनों के जरिए से हो रही है, ठीक है। ये जब वो उस पर आएगा ना तो ये दोनों के जरिए से आया, उसकी असल में वो सही नहीं आ रहा था कैमरे ना, तो इसलिए हम चेंज कर लिया। अच्छा, आज हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे थोड़े ज़्यादा हैं, हो सकता है हमें टाइम लगे, आप लोग बस पढ़ लें। मीनिंगफुल लाइफ है, विजन है, मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के हम लोग डिफरेंस भी पढ़ेंगे, प्रायोरिटाइजेशन है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हमारी ये बात चल रही थी, हमने जिक्र किया था कि ड्राइव से व्हीकल तक पहुँचे, व्हीकल तक पहुँचने के बाद हमने फिर ड्राइव किया कंपनी की लोकेशन तक, तो उसके 15 मिनट, तो इस तरह सपोज हमने काउंट किया था 23 मिनट्स बन रही है, ठीक है। अच्छा, ये है टोटल, ये सही टाइम है, नहीं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट टाइम एस्टिमेशन है। लेकिन होता क्या है कि अब सिग्नल आ गया तो आपकी टाइम, अगर आप 23 मिनट ही रख के निकले हैं, आपको अगर 9 बजे यहाँ पहुँचना है और आप 23 मिनट रख के निकले हैं, यानी आप कितने बजे निकलेंगे फिर 37 पे ना, तो फिर तो अगर 1-2 मिनट कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप लेट हो जाएंगे, आपका मिसकमिटमेंट हो जाएगी। आपने बोला था 9 बजे आऊँगा और आप 9:02 में 6 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो उसी के लिए हम बफर रखते हैं कि कोई मसला हो जाए तो भाई हम उसको क्या कर सकें, बफर कर सकें। उस पर हमारी बात हो गई थी, ये चल रही थी हमारी कि हम पोनी का पता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट, आपको पोनी का पता है, पोनी क्या होता है, आपको तो पता होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, नहीं उज़र बना देते हैं, बट पोनी एक अलग चीज़ है और उज़र बनाना एक अलग चीज़ है। पोनी का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी किस्म की आपको कोई कोई कॉन्सेप्ट में कोई थोड़ा सा ऐसा मसला है कि वो आप समझ रहे हो कि ऐसा है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा ना, आप उल्टे लटक जाओ लेकिन आपका काम नहीं होगा, हमेशा कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वो है वीडियो जो उसमें मौजूद है, उसमें पोनी की अच्छी किसी कहानी है, बड़ी मज़ेदार सी, तो वो भी सुन लें। उसमें जो इसमें जो पूरी स्लाइड है ना, सारा जो ये लेक्चर है, सेशन है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मैंने जो पूरी स्टोरी सुनाई थी, बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है वो, कुत्ता गिर जाते कुएं में, गाँव की बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, पिछले वाले में। हाँ, अच्छा, हम नहीं रखते भाई, हमें इसलिए नहीं रखते भाई, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा तो फिर क्या हो जाएगा, और नहीं पहुँचूँगा तो क्या हो जाएगा, और मैं कैसे जल्दी पहुँचूँ, मैं तो भाई टीम का लीड हूँ या मैं तो CEO हूँ, फला फला, तो ये एक एरोगेंस वाला एलिमेंट होता है। देन व्हाट, चलो भाई लेट हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सो व्हाट, ये तो बड़ा अजीब है, तो क्या हो गया, खैर हो गई। यानी हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि यार अगर हम लेट हो रहे हैं या हम मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, असल चीज़ तो मिसकमिटमेंट है ना, अगर हम मिसकमिटमेंट कर रहे हैं तो उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि खैर हो गई यार, कोई मसला थोड़ी है, तो ये बुरी बात है। ये इसको मैं वहीं से रिलेट करूंगा कि जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, जो सहाबी ने कहा कि मैं यहीं पर आके आपको दूंगा और वो नहीं दे सके, भूल गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने नहीं कि चलो हाँ खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम उसका इंतजार करते, उसको जताया भी, और ये भी फरमाया रहमतुल आलमीन होकर, कितनी तकलीफें आप अलैहिस्सलाम को पहुंची, कभी सख्त, हम सब सीरत पढ़ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अलैहिस्सलाम का तो मिजाज ही नरम था ना, तो थोड़ा सा एक बंदे का भूल गया, और भूल से तो अल्लाह ताला ने भी शरीयत में उठाया हुआ है कि एक आदमी अगर किसी को भूल जाए फिर उसको याद आ जाए, नमाज तक का ये हुक्म है, नमाज जैसी अहम तरीन चीज़ का हुक्म है कि अगर आप नमाज से, हदीस में आता है कि नमाज से इंसान भूल जाए नमाज को या सो जाए,
तो जैसी उसको याद आए या जैसी वो जाग जाए फ़ौरन पढ़ ले, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उसको क़ज़ा का गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है, और उसकी नमाज अदा ही शुमार की जाएगी, यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक। फ़िक़ही एतबार से तो हम उसको क़ज़ा ही बोलेंगे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उम्मीद है, वो हदीस के अंदर यही आता है। और आप अलैहिस्सलाम के मामूलात में से आता है, अगर कोई अमल छूट जाता था ना आप अलैहिस्सलाम का, मिसाल के तौर पर तहज्जुद का कोई अमल था, कोई ज़िक्र था, वो छूट गया अगर बिलफ़र्ज़, आप अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि अगर तुम उसको उठते के साथ ही कर लो तो गोया ऐसा ही जैसे तुमने रात को किया, ठीक है। खैर, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी को ये ऐसे नहीं छोड़ दिया, बल्कि फरमाया कि मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे, लगा शक़क़त, तुमने मुझे मशक्क़त में डाल दिया। तो इतनी अहमियत है कमिटमेंट की। खैर, तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। ये जो हमारी जर्नी थी 23 मिनट्स में, अब हमने क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल्स को हमने मिसाल के तौर पर अगर 1 या 2 हैं, अगर 2 मिनट का कर लेते हैं तो 2 सिग्नल है तो हमने 4 मिनट यहाँ ऐड कर लिए, और मुख्तलिफ शार फैसल पे अगर आप 8-9 बजे आ रहे हो ना यहाँ पे, तो फिर इस जगह पे ट्रैफिक होता है, बीच में 2 जगह ट्रैफिक आता है, मेरे रास्ते में तो आता है, तो उसके लिए हमने 6 मिनट रख लें, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमने बफर ऐड कर लेंगे ना, तो फिर नहीं लेट होंगे। अच्छा, बफर हर एक के हिसाब से चेंज होता है, और बफर टाइम के हिसाब से भी चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप अगर सुबह सुबह आ रहे हैं, आप आ जाएं 7 बजे, ट्रैफिक ही नहीं होगा, और अब आ जाएं आप 9:30 बजे, मज़ा आ जाता है, सारा वो भी जैम, शार फैसल भी जैम, उधर यूनिवर्सिटी रोड जैम, सब निकल रहे होते हैं, तो ये उसके हिसाब से फिर आपको बफर ट्रैफिक का 6 मिनट नहीं होगा, हो सकता है आपको 20 मिनट रखना पड़ जाए, ठीक है। चले, कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। हम क्या करेंगे भाई, अगर बफर की ज़रूरत ही ना पड़ी, मिसाल के तौर पर सारे सिग्नल भी खुले हुए मिल गए, ट्रैफिक भी नहीं मिला, हम तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, 9 में 10 कम पे पहुंच जाएंगे, तो 10 मिनट में अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दूँ क्या? तो ये एक पोनी है, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। इस पर एक मैंने इशारा दिया था, मैंने किताब का मैंने बताया था कि उस किताब से ये हो गया था कि मैं नमाज भी पढ़ने जा रहा था तो मैं किताब लेके जाता था, मैंने 1.5 मिनट की वॉक है, 1 मिनट की वॉक है, तो हाथ में किताब है, चलता हुआ जा रहा हूँ, तो किताब चल रही है। मेरी बहुत सी किताबें जो हैं वो कभी हॉस्पिटल में मुकम्मल हुई हैं, हॉस्पिटल में वेटिंग पे होते हैं ना, इंतजार करना पड़ता है, तो वहाँ मुकम्मल हुई है। कभी एक दुकान, एक कंप्यूटर की शॉप थी मेरी, वहाँ मेरी कुछ किताबें मुकम्मल हुई हैं, बस में मुकम्मल हुई हैं, बस में कई किताबें पढ़ी, और मतलब इस बहुत सारी किताबें मेरी इस तरह के जो टाइम होते हैं ना, फजूल बैठे रहना, उसमें ही मुकम्मल हो जाती है, ज़्यादा खास टाइम निकालना पड़ता नहीं है, लेकिन वैसे निकालना चाहिए, निकालते हैं, निकालना चाहिए वैसे किताबों के लिए टाइम। खैर, मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ तो क्या मतलब है, कोई बामकसद ज़िंदगी, ठीक है। तो हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं या नहीं, ये एक सवाल है कि अगर आपसे आज पूछा जाए इस वक्त कि आप क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक की जो 20, 25, 30 साल ज़िंदगी गुजारी है, वो उस पर आपने मीनिंगफुल काम किए हैं, या आपकी लाइफ टूवर्ड्स मीनिंगफुल, यानी आपकी जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है, वो मीनिंगफुल है? ये एक आपको इसके जवाब 3 उसमें आ सकते हैं, हाँ, यस, दूसरा हो सकता है नो, और तीसरा हो सकता है आई डोंट केयर, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए भाई, मीनिंगफुल है नहीं है भाई, फर्क करो, चलो ऑल इज वेल यार, चलता है, ठीक है। एक तो ये सवाल, अच्छा ये सवाल आप लोग अपने चाहे तो लिख लें चाहे तो ना लिखें, लेकिन इसको ना यूँ समझ लें कि ये रिफ्लेक्ट ज़रूर करें कि इस वक्त, आज के दिन, अगर ये आप पूछे अपने आप से, तो इनमें से आप किस में आते हैं, इसमें, इसमें या इसमें? ये अभी से सोच लें, यानी इसी वक्त, यानी कि मैं रुका हूँ एक चंद सेकंड, 10 सेकंड, आप सोच लें हाँ या ना, या आई डोंट केयर में से अपने जहन में नोट कर लें, लिख लें, कोई पढ़ना ले डर के मारे तो ना लिखे, लेकिन ये है कि ये कर लें, ठीक है। फिफ्टी 50 वाला, हाँ हो सकता है, डोंट नो भी हो सकता है, वेरी गुड, अच्छा ऑप्शन है, उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। खैर अभी तो इसी में करें, कोशिश करें यस नो और डोंट केयर में, ठीक है। हो सकता है नो आए, हो सकता है ऐसा, कोई ऐसा इशू नहीं, अपने पास अपने ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अगर यही सवाल आपकी मौत के वक्त हो, बिस्तर मर्ग पर आप मर रहे हैं, अच्छा किसी की जिंदगी में ऐसा मौका आया है कि उसको लगा बस मैं गया, अब एंड है, मैं मतलब खत्म, मर गया मैं आज, कभी ऐसा हुआ किसी की, मतलब होता है किसी के कोई एक्सीडेंट में, बीमारी में, या किसी आमतौर पर कोई हुआ है उसमें भाई? अच्छा, तो उसको जरा आप सोचें, अभी कुछ भले बोले नहीं,
हाँ नहीं, उस वक्त तो वाकई कुछ नहीं पता होता, उस वक्त तो भाई कुछ मतलब उसको बंदा इतनी आराम से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता अल्फाज में। लेकिन थोड़ा सोचें कि आपकी लाइफ का एंड है और अब आप फ्लैशबैक करते हैं कि यार क्या हुआ है, मेरी 30 साल ज़िंदगी है, मेरी 60 साल ज़िंदगी मैंने क्या किया है, और अब मैं उस जगह जा रहा हूँ जिस जगह के लिए मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है। तो क्या अब मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा होऊंगा तो क्या शर्मिंदा होऊंगा? ये हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन चंद सवालों में से एक बहुत अहम सवाल है, एज अ मुस्लिम और ज़्यादा अहम सवाल है। अच्छा, ये सवाल सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, इसमें अगर क्रिश्चियंस है ना, वो भी, उनसे भी ये सेम सवाल होगा, ठीक है। अच्छा, वो भी क्योंकि एथिस्ट तो नहीं है ना, जो एथिस्ट है उनसे तो फिर उनसे भी ये सवाल तो उनसे भी वैलिड करता है, लेकिन हम तो यानी कि आगे आखिरत की ज़िंदगी को भी वो करते हैं ना, मद्देनज़र रखते हैं। तो उसमें हम मुसलमान भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, यहूदी भी शामिल हैं, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं आगे जाके जवाबदेही भी करनी है, तो आखिर हम क्या पेश करेंगे? तो हमारी एग्जामिनेशन हॉल है ना। तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि मौत के वक्त अगर ये सवाल किया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? यस, नो और आई डोंट केयर, ठीक है। अच्छा, इनमें से हो सकता है किसी का आंसर ये वाला यस हो, या ये वाला नो हो, या डोंट केयर हो। इनमें से अक्सर का आंसर जो है ना वो डोंट केयर नहीं होता, ये नहीं होता, हो सकता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या होना चाहेंगे? यस बोले उस वक्त हम कि हाँ यार मैंने ज़िंदगी में कुछ काम किया है, मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह उसको कबूल फरमाएंगे और मेरे गुनाहों को माफ़ कर कर आखिरत में मेरे लिए रज़ा का परवाना होगा, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी होंगे, ठीक है। अगर इसमें से किसी एक में भी आपका आंसर यस है ना, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से या तो गुजार रहे हैं, अगर ये यस है, और अगर ये यस है तो इंशाल्लाह गुजारना चाहते हैं और गुजारने के लिए विलिंग है। ये जो वर्कशॉप या सेशन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ या और भी सेशन होते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि यार सेशन पे सेशन होते जाएं और बस आप 1 घंटा बैठे कुछ सुन लिया, थोड़ी सी मोटिवेशन हुई, थोड़ा अच्छा लगा, फिर चले गए। और इसमें जो मैंने अभी 2 दफ़ा 2 सेशन हो चुके हैं इसके, तो जो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज दी थी, ऑब्वियसली आप लोग बिजी भी हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ना उनको कर लें। जब तक हम हाथ से लिखते नहीं है ना, या कोई एक्सरसाइज को प्रैक्टिकल नहीं करते, उसमें वो इफेक्ट नहीं आता जो करने पे आता है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैंने 2 सेशन में दिए ना एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी हैं, 10-10 मिनट की आई थिंक होंगी। हाँ, एक उसमें थोड़ी बड़ी हो सकती है, जिसमें ये था कि आप अपनी कोई एक शख्सियत आइडियलाइज कर लें जिसको आप आइडियलाइज करते हो, और उसकी कोई एक अच्छी क्वालिटी निकाल लें। उसमें हो सकता है 10 मिनट मजीद लग जाए, लेकिन करते हैं ना तो फिर सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर किसी को ये आंसर है ना आई डोंट केयर, अगर किसी के है, तो इंशाल्लाह वो इन तमाम सेशन, ये जो अभी 2-4 और होंगे शायद, तो इंशाल्लाह इन सेशंस के बाद, एंड मुमकिन है आज ही के सेशन के बाद, वो डोंट केयर से बदल कर येस में आ जाए। और अगर डोंट केयर से बदल कर येस में नहीं आता, तो वो फिर मतलब मुझसे या मुफ्ती खालिद बुखारी साहब हैं और इस तरह के जो लोग हैं जो जिनके बाद आप जा सकते हैं। मैं तो सबको वो करा, इससे पहले भी मैंने कहा था, किसी को कोई मसला हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हम हाजिर हैं, हम तो, हमारा तो काम ही यही है। तो 1-on-1 इंशाल्लाह ताला उसमें डिस्कस करते हैं। लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं उनके, वो लेकिन ना समझ नहीं पाते, तो उनको समझाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक कोट है कि सम पीपल लिव एज इफ दे नेवर डाई, यानी कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि कभी मरते ही नहीं है, मरने के बाद भी जिंदा और जावेद रहते हैं, जिसको कहते हैं ना अमर हो गए। और कुछ लोग ऐसे मरते हैं कि जैसे जिए ही नहीं, ख्वाब ख्याल हो गए, उन्होंने कोई जिंदगी में ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में होना चाहते हैं, इसमें या इसमें, ठीक है। ये कोड समझ आ गया? कोई सवाल इस कोड पे? ये समझ नहीं आया, कभी जिए ही नहीं, कभी जिए, मतलब क्या लग्जरी है या कुछ बावसर चीजें? कभी जिए ही नहीं का मतलब कि अभी तारीख के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कुछ नाम गिनवाएं, तो आप उन्हीं के नाम गिनवाएंगे जिन्होंने कुछ काम किया है, चाहे वो काम अच्छा था या बुरा था। यानी हो सकता है उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया, हो सकता है मुसलमानों के हक में किया हो, उससे बहस नहीं हो रही। लेकिन ये भी तो मतलब ये आता है ना कि जिए ही नहीं, यानी कोई कभी कोई
लग्जरी वाले चीज नहीं 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 नहीं, मकसद ये है कि इन्होंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं कि उनको कभी याद रखा जाए। ठीक है, वो ऐसे तारीख में गुम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, उनकी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, वो हवा भी, मिट्टी भी हवा उड़ा देती है उनकी खबर की, ये मतलब है। और बहुत से लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं हमारी यादों में, हमारी दुआओं में तक जिंदा हैं। सहाबा हैं, अंबिया हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, उसके अलावा ताबीन हैं, अइम्मा अरबा हैं, उसके अलावा मुहद्दिसीन हैं, बहुत सारे हैं। और ये जो और साइंटिफिकली भी बहुत से लोग, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, चले गए लेकिन आज हमें यहाँ एहसान है उनका। ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े लोग, हकीम सईद साहब का जिक्र आया था, वो हैं। ठीक है ना। तो एक और कोट यही बड़ा अच्छा था कि वन डे, एक दिन आपकी ज़िंदगी आपकी आंखों के सामने फ्लैशबैक होगी, तो मेक इट श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं कि वो देखने के भी काबिल हो, हैं? यानी कि आप जब सोचेंगे मरते वक्त तो वो देखने के भी काबिल हो, देखने के भी काबिल ना हो, ऐसा ना हो कम से कम आप देख के बोले यार चलो कुछ किया तो था, फला काम मैंने एक दफ़ा अच्छा किया था। Muhasaba, if you are told now that this is your last day and you will die by 11 AM tomorrow, how will you spend this remaining time? ये भी एक रिफ्लेक्शन है। अगर आज आपसे कहा जाए कि कल आपका 11 बजे इंतकाल होने वाला है, सबका होने वाला है, कल 11 बजे नहीं लेकिन कभी भी होने वाला है, लेकिन वैसे ही आप वो करें, मुराकबा कह लें उसको या मुहासबा कह लें, तो आप इस वक्त को कैसे गुजारेंगे, थोड़ा सोचें। आपने मौका आज से जाने नहीं देना। चले, ठीक है ना। जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे, मिसाल के तौर पर किसी ने सोचा यार मैंने उम्रा करना है, बिल्कुल प्लानिंग है, वो थोड़ी मेरी आगे की थी, उसको मैं जल्दी से निपटाऊं, किसी तरह करूं, कोशिश करूं, लेकिन चलो उम्रा अगर नहीं हो सकता, उम्रा नहीं हो पाएगा, बिलफर्ज नहीं हो सकता है, कोई इमरजेंसी फ्लाइट्स में भी लोग चले जाते, कर ले रहे हैं, मतलब इतना कोई, अब तो आज के दौर में इतना मसला नहीं है, पॉसिबल तो है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। किसी के ऊपर कोई कर्जा होगा, बोला यार जल्दी से मैं अपनी कुछ चीज़ें बेच के कर्जा कर लूँ, कर्जा तो उतारूँ, माफिया हैं, कर्जे हैं, आपकी कज़ा नमाजें हैं, कोई रोज़े हैं, उसके फिदिया दे देंगे, जितनी पढ़ सके पढ़ लेंगे, रोज़ होकर अल्लाह के सामने गिराएंगे, यही करेंगे ना जी। नमाजों के फिदिया ज़िंदगी में सिर्फ उस सूरत में दिया जा सकता है जब आपको कोई अच्छा दीनदार समझदार एक्सपर्ट डॉक्टर ये कह दे कि आप कभी भी सही नहीं होंगे, ठीक है, और वो सही कह रहा हो, तो आप अपनी नमाजों का आइंदा वाली और पिछले वाली जो भी हो उन सबका आप फिदिया देंगे, रोज़ों का भी देंगे, और बिल फर्ज आप सही हो गए, अल्लाह का करना हुआ, मौजज़ा हो गया, कोई करामत हो गई। अब अगर आप सही होगा तो फिर आप पर वाजिब है, क्या फ़र्ज़ है आप पे, फिर वाजिब हो जाएगा कि आप नमाज़ें जो आपने इनका फिदिया दिया है वो भी पढ़ें, और जो रोज़ों का फिदिया दिया वो भी रखें, और वो जो फिदिया और आपने जो पैसे दिए हैं वो सदक़े में चले जाएंगे, ज़ाया नहीं होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारा कोई नेक अमल ज़ाया नहीं करूँगा, वो अजर उसका लिखा जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ आपके ऊपर दोबारा मुतवज्जा हो जाएगा अल्लाह ताला का कि आपने पढ़नी है नमाज़ें, क्योंकि आपको अल्लाह ने सेहत दे दी है। जो भी बनती है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो अब उनके जो वारिसीन एक साथ सारी अमाउंट निकाल नहीं सकते, अब वो सोच रहे हैं कि हम हर महीने के बहुत मांग लेंगे, तो वो जब तक मांगेंगे तब तक होगा। और सबसे पहले नमाज के साथ, सबसे पहले तो ये है कि उसके अंदर जो तरका है ना, उसका जो छोड़ा हुआ 1/3 हिस्सा उसमें से सदका किया जाएगा, पूरा माल 1/3 उसके इन चीज़ों में दे दिया जाएगा। जब तक मिसाल पर उसका 2 करोड़ है ना, 6 करोड़ है, 6 करोड़ में से 1/3 है, तो उसमें से 1 करोड़ उसमें से दे दिया जाएगा, और 1 करोड़ उसका बच जाएगा, वो मजीद तकसीम हो जाएगा। वसीयत ना की हो तब भी करनी पड़ेगी। ज़रूरी है या नहीं है तो ऐसा मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन ये है कि इसको वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर वाजिब है ना, उसका 1/3 माल उसका अपना है, उसी में से कफन दफन होगा, उसी में से दीगर चीज़ें होंगी, तो उसी में उसका फिदिया भी देना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं देता तो ये एक तो नाखल औलाद होने का वो है ना, कि कैसी औलाद है, क्या उसी के बाप के माल में से बाप ही का हक अदा नहीं कर रही, तो खैर ठीक है, आगे चलें। तो ये हम लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा, वैसे एक सवाल है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है कि जिससे ये सवाल किया जाए उसकी लाइफ पे कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे गुजार रहा है वैसे ही गुजारता रहेगा वो, कोई ड्यूज उस पर नहीं है, कोई नमाजें नहीं हैं, कोई रोज़े उस पर ज़िम्मे नहीं हैं,
बिल्कुल उसकी लाइफ चली ऐसी रही है कि वो हर वक्त तैयार है अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने के लिए, मरने के लिए। जब आ जाए इजराइल अलैहिस्सलाम, हाजी मैं हाजिर हूँ। सहाबा की ज़िंदगी उमूमन ऐसी होती थी, बल्कि उमूमन भी शायद हटा दें, 100% ऐसी होती थी। और तारीख में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर कि जिनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बार और बोझ था ही नहीं। हमें चाहिए कि हम भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें उसमें से बना दे, आमीन। मीनिंगफुल लाइफ का एक एलिमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक विजन्स, कि जब तक आपका विजन ना हो तब तक आपका कोई मकसद ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका विजन यही है कि मैं जो है वो कोई बहुत बड़ा एक फलाही इदारा कायम कर दूं, तो भी ठीक है। इन्हें कोई बड़ा मकसद होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक विजन किसे कहते हैं? विजन इज अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर यू वांट टू सी। विजन इसे कहते हैं कि जो मुस्तकबिल की कौन सी तस्वीर आप देखना चाहते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि यार हमें क्या पता क्या होगा। विजन का मतलब ये नहीं होता कि आप मुस्तकबिल में क्या होगा ये पूछा नहीं जा रहा, आप क्या देखना चाहते हैं ये है यू वांट टू सी, ठीक है। अल्टीमेट विजन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, वो टाइम से डिपेंडेंट नहीं होता। आज भी वही होगा, 10 साल बाद भी वही होगा, 1000 साल बाद भी वही होगा। वो ठीक नहीं है। जरदारी वाला विजन जो ना अल्टीमेट विजन नहीं है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक विजन में दो क्वालिटीज आ गई। एक क्वालिटी आ गई, दूसरी स्ट्रेटेजिक विजन की करेक्ट होगा। करेक्ट का मतलब है बेस्ड ऑन साउंड आइडियोलॉजी हो, यानी कि कोई सही आइडियोलॉजी उसके की बेस पर वो विजन बना हो, ठीक है ना। जो है ना वो किसी को खुद का बम धमाका करके उड़ा देना और अब ये कर देना वो कर देना, ये अच्छी सही आइडियोलॉजी पे बेस नहीं करता। विजन तो है बट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो खैर इसकी एक अलग पूरी वो सेशन होते हैं विजन वगैरह के वर्कशॉप के, लेकिन अभी इसको हम स्किप करते हैं। सिर्फ इतना समझाने के लिए कि विजन होना बहुत ज़रूरी है मीनिंगफुल लाइफ के लिए। जब हमने पढ़ा ना कि मीनिंगफुल होनी चाहिए ज़िंदगी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन है और अज़म है। टाइम मैनेजमेंट में दो चीज़ें हैं। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है कि आप कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप लोग को तो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन तो सिंपल है ना कि कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में करनी, ठीक है। आगे चलते हैं। अज़म, अज़म का मतलब है कि भाई आप कौन से ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स आपके पास हों कि वो आपके फ्यूल का काम करें, आपके अंदर एक पुख्ता आज़म हो कि मैंने ये काम करना है। कभी आपने नोट किया कि कोई ऐसा काम जहन में आ रहे हैं कि जो आपने सोचा हो कि हो मुश्किल, लेकिन आपने सोचा करना है भाई, कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट तो आज सबमिट करके ही उठूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं। अब करके उठे हो आप, ऐसा क्या? गेम, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल सही है। गेम के कई मिशन हम पूरे करके उठते भाई, कैसे नहीं खत्म हो रहा। मैं एक जमाने में खेला करता था वो डेविल में कराए 3-4 ने बहुत तंग किया था मुझे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं इसको। कॉल ऑफ ड्यूटी और ये नीड फॉर स्पीड खासतौर पर अजीब भाई, बाकी बड़े अजीब बनाते हैं लोग गेम यार। हाँ, बंदा जो है ना वो एडिक्ट हो जाता है और छोड़ नहीं पाता उसको। हाँ, एल्डन ने, अच्छा वो बहुत मुश्किल है अच्छा। बॉस को आना है 50 दफा मैंने कुछ मारा आधा दिन उसी में लाया होगा। खैर मतलब वो होता है यार, करना है, अंदर से वो जोश आ रहा होता है, करना है भाई, और हम करते हैं, ठीक है। तो ये हम और कामों में भी अपनी सलाहियत तो है ना, इसका मतलब यार हम नहीं कर सकते यार, वो सहाबत है यार, हम नहीं कर सकते यार, आज का दौर देखो या मसाइल देखो, ये नहीं होता। सिर्फ आज़म की कमी की वजह से ये हो रहा होता है। आप अपने आज़म को पुख्ता करें, देखिए कैसे नहीं होते काम। आज़म का मतलब होता है तहिया करना, पुख्ता इरादा करना, तहम्मुल की भी जरूरत होती है इसमें। अरबी में कहते हैं आज़म अल अमरा, किसी काम का तहिया करना, ठान लेना, भरपूर कोशिश के दिलो जान से लग जाना, ठीक है। इसी से अजीमत निकला है। अजीमत का मतलब पता है? रुखसत और अजीमत का कॉन्सेप्ट पता है? शरीयत के अंदर एक कॉन्सेप्ट है बहुत मेन, यानी रुखसत और अजीमत। रुखसत, हाँ ठीक है, लेकिन रुखसत का मतलब होता है कि भाई आपको नमाज पढ़ने की जैसे रुखसत होती है, नाफिल पढ़ने की सफर, सुन्नतें पढ़ने की सफर में रुखसत है, आप पढ़ो ना पढ़ो, सुन्नतें मुअक्कदा भी गैर मुअक्कदा हो जाती है ना, ठीक है। तो खैर, अजीमत का मतलब होता है नहीं तब भी आप पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं नहीं तब भी पढ़ते हैं,
नवाफिल भी नहीं छोड़ते, अवाबीन भी नहीं छोड़ते। खैर, कुरान में आता है उलुल आज़्म मिनर रसूल, ठीक है, साबितुल आज़म, तो ये आज़म है। पोनी ऑफ नॉट डूइंग प्लानिंग, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से खासतौर पे दीनदार तबके में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये थोड़ा सा भी जिनको थोड़ी सी दीन से थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं ना, उनमें ये खतरनाक पोनी बहुत होता है, ये वाला नॉट डूइंग प्लानिंग। प्लानिंग नहीं करनी भाई, क्या फ़ायदा प्लानिंग करने का, सब तो तकदीर में लिखा हुआ है, प्लानिंग करने का क्या फ़ायदा, जो लिखा वही होगा, मेरे कहने से कुछ बदल जाएगा क्या? अगर अल्लाह नहीं चाहे तो मेरे जबान बंद हो जाए, मैं तो बोल भी नहीं सकूंगा, मैं क्यों करूं भाई सेशन में क्यों कराऊं? ठीक है, क्या फायदा भाई इतनी प्लानिंग का? अगले लम्हे का पता नहीं है, सालों की जो है प्लानिंग कर रहे हैं खामा बैठ के। ये आपने हो सकता है बहुत से लोगों से सुना हो, सुना है ना? किस ने सुना? ये हमारा आपने सुना? लोग ये कहते हैं कि यार अगले लम्हे का पता नहीं है, खामा जो है प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं लोग कहते हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए इस पर डायरेक्ट हदीसी के ऊपर मैंने वो किया, क्योंकि आमतौर पे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मिसकॉन्सेप्शन पोनी दीनदार लोगों में बहुत होता है। हमारे लिए तो आइडियल कौन है भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जो एतराज़ हो रहा है ना, वो तकदीर की बेस पे होता है और अल्लाह ताला के यकीन के साथ होता है कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, मेरी प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एतराज़ भी हमारी आइडियोलॉजी के मेन जो रिसोर्सेज हैं, माखज़ हैं, कुरान और सुन्नत, उन्हीं से निकला है, तो उसका जवाब भी उन्हीं से होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये हदीस यहाँ रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक बहुत बेहतरीन ये जुमला आता है, लिकुल्लि हालिन इंदहु अतादुन, हर काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक इंतज़ाम होता था, एक मैनेजमेंट होती थी। प्लान होगा तो होगी ना मैनेजमेंट। आप अलैहिस्सलाम का कोई काम धुप्पल में तुक्के में नहीं हो रहा होता था, बाकायदा प्लानिंग के तहत, बाकायदा सोच के तहत, विजन के तहत हो रहा होता था। शमाइल तिरमिजी हदीस नंबर 314, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह जो सियाह सित्ता के बड़े मुसन्निफ हैं, इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, ठीक है, उनकी किताब में ये आपको मिल जाएगी हदीस। पूरी हदीस आगे इस तरह से है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ रखने के वक्त को 3 हिस्सों पर मुनक़सम फरमाते थे। मुनक़सम मतलब तकसीम करते थे, डिवाइड करते थे। एक हिस्सा अल्लाह ताला शान की इबादत में खर्च फरमाते हैं, यानी नमाज वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, इबादत, ठीक है, इबादत में डायरेक्ट इबादत, बराह रास्त इबादत, नमाज, जिक्र, तिलावत। दूसरा हिस्सा घर वालों के अदाए हकूक़ में खर्च फरमाते, मसलन उनसे हंसना, बोलना, बात करना। हमारे यहाँ तो दीनदार, बहुत से दीनदार तबक़ों में हंसना तो समझो, ये जो हंस गया वो तो पता नहीं, ये तो आदमी ना दीनदार नहीं हो सकता, तो हंस रहा है, कैसे दीन को, दुनिया कोई हंसने खेलने की जगह है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत देखते हैं तो आप अलैहिस्सलाम तो हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं। मजाक के वाक़यात पूरी किताबें लिखी हैं उलमा ने बैठ के। किताबें छोटी सी तसा किताबचा है, 50-60 सफ़े का होगा, मिजाह नाम है उसका, मिजाह। उसमें मुख्तलिफ वाक़यात लिखे आप अलैहिस्सलाम के कि क्या क्या मजाक करते थे। किसी साहबिया से मजाक किया, एक बूढ़ी औरत आई, सुना होगा शायद आपने वाक़या, कि या रसूलल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बूढ़ी औरत थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने, बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। अच्छा, वो नबी कह रहे हैं, अब वो बूढ़ी भी थी, वो बेचारी परेशान हो गई, चली गई, तो बाहर निकली, तो निकलने वाली थी, निकली तो रोने लगे ना। तो फिर उसको आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुम जाओगी या नहीं जाओगी अलग बात है, लेकिन बूढ़ी होकर नहीं जाओगी, जवान होकर जाओगी। तो हर आदमी वहाँ जवान होगा। तो यही मजाक है, लेकिन सच के अंदर है। और जहाँ ये हुआ, आप अलैहिस्सलाम के इल्म में आया कि उसको कंफ्यूज हो गई या वो रो रही है, तकलीफ हो रही है, तो फौरन उसकी वजाहत भी कर दी ताकि उसको परेशानी ना हो ना। अच्छा, तो हंसना, बोलना, बातें करना, घर वालों के साथ तफरी करना, बच्चों के साथ खेलना। आप अलैहिस्सलाम जब बच्चे को देखते थे, इमाम हसन हुसैन को गोद में उठाते थे, प्यार करते थे, बोसा देते थे, खेलते थे। वो ऐसे ना घोड़ा, जैसे हम लोग घर में नहीं करते, घोड़ा बनते हैं, अपनी पीठ पे बिठाते हैं, आप ऐसे करके पूरे घर का चक्कर लगा रहे हैं। और विजन क्या है? विजन क्या है मुस्तफा भाई आप अलैहिस्सलाम का? क्या अम्मार, विजन क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? आपके साथ भेजना है। हाँ, और विजन क्या है बताएं? बोले बोले बोले। जो है वो सही रास्ते पे आ जाए और क्या होते हैं, सही है। और क्या विजन है? मिशन को आगे बढ़ाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कि पूरी इंसानियत को अल्लाह की बंदगी में लाना, पूरी इंसानियत को। सिर्फ मक्का की बात नहीं हो रही।
अच्छा विजन ये है, इतने सारे काम है, हमसे तो अगर ये बोला जाए ना ये कौन सा इलाका PCHS या शार फैसल या सिर्फ कराची में इस्लाम ले आए और वो हो हमारा विजन, हम विजन में हो पुख्ता, आज़म भी पूरा हो, मेहनत भी पूरी करते हो ना, तो हम तो हंसने का तो टाइम ही नहीं होगा। इनके पास है, हमारे नबी के पास टाइम है हंसने का भी, बातें करने का, तफरी करने का, खेलने का, सब चीज़ों का टाइम है। कैसे है भाई? मैनेजमेंट लिकुल्ली हाल इंदहू अतादुन। अच्छा अतादुन कहते हैं किसी खास पर्पस के तहत किसी सामान की तैयारी करना। ये भी हो सकता था लिकुल्ली हालिन इंदहू इंतजामुन, इंतजाम अरबी का लफ्ज है कि अल्लाह ताला के नबी के लिए हर काम के लिए एक इंतजाम है, लेकिन अतादुन का लफ्ज जो साहबी ने इस्तेमाल फरमाया वो खास उसके अंदर एक अहमियत देने के लिए। अतादुन का मतलब है कि अतादुन का लफ्ज ये बता रहा है कि वो किसी खास पर्पस के तहत है। तो आप अलैहिस्सलाम की जो मैनेजमेंट है वो भी पर्पस लिए है ना, विदाउट पर्पस नहीं है मैनेजमेंट। समझ आ रही है? अच्छा आगे तीसरा हिस्सा अपनी खास जरूरियात राहत और आराम के लिए रखते थे, यानी आराम भी हदीस में आता है लिकुल्ली नफ्सी का अलैका हक्का, कि तुम्हारी इन्ना लिनफ्सी का अलैका हक्का, कि तुम्हारी जान का भी तुम्हारे ऊपर हक है। एक सहाबी का आप अलैहिस्सलाम फरमाया था। फिर इस अपने ये जो आप अलैहिस्सलाम का तीसरा वाला हिस्सा है ना, तीसरा वाला, इसको मजीद क्लासीफाई किया है, यानी अब प्रायोरिटाइजेशन हो रही है। तीन हिस्से समझ में आ गए आप लोगों को? तीन हिस्से समझ में आ गए? पहला हिस्सा इबादत, दूसरा घर वालों के साथ, तीसरा अपनी जात को, नफ्स को, जिस्म को आराम देने के लिए। ये तीनों हिस्से ना। अच्छा ये जो अपनी जात वाला है उसको फर्दर डिवाइड किया है किस तरीके से, सॉरी ये दो हिस्सों पर अपने और लोगों के दरमियान तकसीम फरमाते हैं, यानी कि इसको और दूसरे लोगों के दरमियान। क्या कि खुसूसी हजरात सहाबा इस वक्त में दाखिल होते, ये जो है ना खुसूसी हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उस वक्त में दाखिल होते हैं, उन खवास के जरिए से मज़ाबिन अवाम तक पहुंचते। ये क्या है जो है, ऐसा नहीं होता कि चलिए टेकवर्स की अगर हम मिसाल ले लेते हैं तो जैसे नबील भाई हैं, ठीक है, अब नबील भाई की एक शूरा की मीटिंग होती है या लीड्स की मीटिंग होती है। अब ये लीड्स जो हैं ये अपने जो उनके और टीम मेंबर्स उनको वो करते हैं। अब हर एक बंदे से नबील भाई आगे नहीं मिल सकते, ऐसा ही है ना। तो ये छोटी सी 60 एम्प्लॉयज अराउंड के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक मुश्किल काम है कि हर एक बंदे से जो है ना उसका जो मेन लीडर है वो बात करे। तो वहाँ तो सहाबा अच्छे खासे हजारों की तादाद में थे, लाखों हो गए थे फिर, और फिर असल तो आप इस्लाम को पूरी दुनिया को सामने रख के चल रहे हैं। तो उसके लिए पूरी मैनेजमेंट है, प्रायोरिटाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो खास लोग हैं वो आप अलैहिस्सलाम तक आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या किया, उनको जो असल दीन के मज़ामीन है, दीन की जो सारी बातें हैं वो उनको समझाई, उनको सही से समझ में आनी चाहिए। फिर वो आगे डिलीवर कैसे करेंगे ये भी उनको समझ में आना चाहिए, और फिर वो आगे जाके किसको बताएंगे, अवाम को। ये रिवायत शमाल तिरमिज़ी के अलावा और ये इनमें भी मौजम कबीर में, तबरानी अहादीस तवालिद तबरानी, तबक़ात इब्न साद, शरिया अल अजरी, शोबल ईमानी, बहुत सारी किताबों में हैं, बहुत सारी, सब हदीस की और दीगर ये उसकी किताबें हैं, सब हदीस, शोबल ईमान इमाम बैहक़ी की है, ये सब हदीस की और तारीख की किताबें हैं, ठीक है। तो ये किसी को अगर रेफरेंस के लिए मैंने इसलिए सारे जितने मुझे मिले मैंने लिख दिए, ताकि ये जहन में बाद होता है ना खलजान के यार ये पता नहीं है या नहीं है। हो सकता है आप लोग को उतना नहीं आ रहा हो, लेकिन जो खासतौर पे बहुत से ऐसे जो तबके के लोग होते हैं ना दीनदार, या उनके जहन में कुछ ये पोनी होता है, तो बोलते हैं नहीं यार ये इसका फायदा नहीं है, अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए, अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह से होता है। अल्लाह से होता है भाई। खुद एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मैं अपने ऊँट को बांध कर आऊँ या अल्लाह पे तवक्कुल करूँ जब मैं नमाज पढ़ने आता हूँ। साहब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँट को रस्सी से बांधो और फिर अल्लाह पे भरोसा करो, रस्सी पर एतमाद ना करो। बहुत बारीक फर्क है। हमें असबाब पूरे इख्तियार करने, प्लानिंग पूरी करनी है, लेकिन अपनी प्लानिंग पे भरोसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। मैं बात समझा पा रहा हूँ? इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैं समझा पा रहा हूँ। भरोसा अल्लाह की जात पर और अमल असबाब पर, ये होता है। अमल जो हम करेंगे वो हम असबाब को इख्तियार करेंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जितने कर सकते उतने करेंगे। फिर यकीन और नजर और निगाह और एतमाद भरोसा अल्लाह की जात पर होगा और असबाब पर नहीं होगा। ये मकसद है अल्लाह पे तवक्कुल का। तो ये आप अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमें पता चल रहा है, फुल मैनेजमेंट चल रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई सवाल, इसमें कोई इश्काल, कोई बात, कोई कंफ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई चीज? आगे चले, कोई सवाल नहीं है? चलें आगे चलते हैं। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे अपने विजन के तहत। मेरा विजन क्या है उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाएगा। हो सकता है एक काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और मुस्तफा भाई के लिए ना हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे के लिए इंपॉर्टेंट ना हो सकता है हमारे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो, मुस्तफा भाई के लिए ना हो, ठीक है, क्योंकि उनका विजन अलग है, हमारे का अलग है, मेरा अलग है।
ठीक है, तो विजन के तहत हम प्रायोरिटाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ही देखते हुए। ठीक है, आजम की तरह आगे चलते हैं। अच्छा, ये लीडरशिप भी पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी ज़्यादा नहीं वो करेंगे, उसको मैं आगे पढ़ाता हूँ, ये ऑलरेडी हमारे पास टाइम इतना है नहीं। तो ये आप लोग को है, जरा सा आप इसकी वो कर लें, छोटी सी एक्सरसाइज है ये। अम्बार आगे दे दे, हो जाएंगे, एक एक ले लें। इसमें आपने मैच करना है कि सबको मिल गए। आसान मिला, निशान आपको मिला, हो गया सबको होगा। अरे जज़ाकल्लाह, आराम से कर लें, कोई जल्दी नहीं है, 1-2 मिनट में 5 मिनट में कर लें, मसला नहीं है, तो समझ के कर लें होगा। अच्छा, इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चीज़ समझने में अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ लें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो पूछ लें। पेन, पेन तो नहीं है, मार्कर है इतने मोटे मोटे, मेरे पास एक होगा पेन, यहाँ तो नहीं रखा हुआ। चलो, यार पेन एक ही था, आपस में शेयर कर लें कुछ अगर, क्योंकि इसको सिर्फ समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, निशान लगाने में तो सेकंड्स का काम है बस। यहाँ देखो, यहाँ होंगे शायद पेन ना, इसमें यहाँ होते हैं, एक शायद मैंने रखवाया भी था, फिर वैसे भी यहाँ पे कमेंट्स लिखने, दराज में भी हो सकते निशान। हाँ है ना, देखो पेन सबके पास आ गए पेन, ड्रॉर में होगा, सही है। इसमें देखो, इसमें ये वाले में, ये वाले में निशान। हो गया आपका?
चलें आगे चलें क्या? सलमान हो गया? तो शेयर करना चाहेगा? शेयर करना, हाँ करो, शेयर करो। प्रेजेंट लोकेशन कहाँ गई? नाउ शुरू से करो ना, विजन से करो। हाँ विजन से करो, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं सिर्फ ओके करता जा रहा हूँ, मैं गलत सही नहीं बोला, ठीक? आगे चल। इंस्पायर, ठीक है ठीक है, एक मिल रहा है। डायरेक्शन मैप है, सही है। आ गया? हाँ शेयरिंग रोड है, अच्छा ठीक है। अच्छा चलें आगे चलें। आजम कहाँ है? आजम, आजम रीडिंग द मैप, ठीक है ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ कैरेक्टर ऑफ अ ड्राइवर, अच्छा। अमर आपका भी ऐसे ही है, डिफरेंट है? अच्छा बताएं। मेरा है विजन है, ठीक है कॉन्फिडेंस है, ड्राइविंग स्किल, ठीक है इंस्पायर है, कैरेक्टर ऑफ अ ड्राइवर, ठीक है। और नाउ है प्रेजेंट लोकेशन, मैप है, डायरेक्शन, टेलिंग एवरीवन इन द बस है, शेयर, ठीक है रीडिंग द मैप है, प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है फ्यूल है, अज़म, ठीक है रोड है, लाइफ, और ड्राइविंग ऑन द रोड है। ठीक है। मैं ख्याल है सबका शेयर करने की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग आइडिया होगा, हम आगे चलते हैं, उसको आप लोग चेक कर लो खुद, ठीक है ना? विजन, हाँ मैं बता रहा हूँ, विजन डेस्टिनेशन, ठीक है। ड्राइविंग स्किल्स, कॉम्पिटेंस, इंस्पायर। अच्छा एक बात और, आप इसको ऐसी हजम नहीं कर जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ लें कि ये भाई कैसे बन रहा है कैरेक्टर ऑफ अ ड्राइवर इंस्पिरेशन। अगर नहीं समझ आए तो पूछ लें कैसे बन रहा है, क्योंकि अगर कहीं आपकी कोई मिस्टेक होगी तो वो ऑब्वियसली किसी कॉन्सेप्ट के तहत मिस्टेक की है ना। गलती करने से इंसान सीखता है, तो इसको आगे इसको ऐसे नहीं हजम कर देना, हाँ यही होगा, सोचे समझे वाकई ये है तो क्यों है भाई। वाई नाउ प्रेजेंट लोकेशन सिंपल है, डायरेक्शन मैप, ठीक है। शेयर टेलिंग एवरीवन, सिंपल है ये तो, शेयर होगा इसी तरीके से। प्रायोरिटाइजेशन रीडिंग द मैप, आप प्रायोरिटाइज करेंगे मैप देखते हुए कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना। अज़म फ्यूल, आप में जितनी फ्यूल, जितना अज़म होगा उतना ही आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तो मैं एक चीज़ आगे और बताऊंगा इसमें। लाइफ द रोड है, ये जिंदगी आपकी, और मीनिंगफुल लाइफ ड्राइविंग अलॉन्ग, आई थिंक अम्मार के मेरे ख्याल सारे यही थे ना, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा देखिए अज़म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, अगर ये सारी चीज़ें हों गाड़ी के अंदर, अज़म नहीं है तो क्या होगा? फ्यूल नहीं है गाड़ी में, क्या होगा? मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। विजन सही है, कैरेक्टर सही है, ड्राइविंग अलॉन्ग द, सब कुछ सही है, उसने बताया भी सही है, शेयर भी सही किया, इंस्पायर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फ्यूल ही नहीं है। हम में अक्सर जो मसले होते हैं ना, हम जो पूरे अपने विजन को बड़ा मकसद बनाते हैं, हम में से मुसलमानों का उमूमन होता है कि यार इस्लाम के लिए कुछ तो करना है, इतना तो सबका होता है विजन। अब वो कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है वो कुछ क्या है
ये जो क्या होता है ना, वॉट क्लियर ना होने का मतलब है कि आपका विजन क्लियर नहीं है। अच्छा, किसी का वॉट क्लियर हो जाता है, वाई नहीं होता कि भाई क्यों है मेरा ये विजन, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये सब चीज़ें भी सही हो गई, सारी चीज़ें ओके हो गई, सारे पेपर पास हो गए आपके, एंड मसला क्या होता है, उसको हम हासिल क्यों नहीं कर पाते, मुसलमान क्यों पीछे, ये जो है ना, ये अज़म क्यों नहीं होती, धक्का स्टार्ट ही चल रहा होता है हमेशा, धक्का लगाओ, बस धक्का लगा के पहुंचो, तो कहाँ पहुंचेंगे धक्का लगा के, जहाँ है देख लो कहाँ है, वो 100 साल आगे चल रहे हैं, हम कहाँ हैं, हालांकि पहले हम आगे थे वो पीछे थे, ये हिस्ट्री है, इसमें कोई ऐसी नहीं कि इसमें कोई इख्तिलाफ हो, हिस्ट्री है पूरी भरी पड़ी, तो इसकी बहुत कमी है अज़म की, मुझ में भी, हम सब में इसकी बहुत कमी है। ठीक है, अच्छा, ये आइजनहावर एक बंदा, उसने एक बात बड़ी अच्छी थी, बहुत कॉमन सी बात है, कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है, थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट आर सेल्डम, मतलब बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट भी होती हैं, और बहुत सी अर्जेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट भी होती हैं। इट मीन्स के इसका क्या मतलब हुआ कि बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट होंगी, अर्जेंट नहीं होंगी, और अर्जेंट होंगी, इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, और बाज़ औक़ात होंगी भी। कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं अर्जेंट भी होते हैं, कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट तो होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते। अच्छा, इसकी मिसाल दें कोई, नमाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्जेंट भी हो, अर्जेंट भी होनी चाहिए, हाँ, मगरिब की नहीं, अर्जेंट का मतलब ये है कि अभी मिसाल के तौर पर ज़ोहर है, या सॉरी अब तो 4:30 हो गए ना, अब असर का वक्त शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, या हो गया है, अब असर की नमाज इंपॉर्टेंट है या अभी समझना, यूँ समझ लें इस वक्त 5 बज रहे हैं, आप समझ लें 5 बज गए, अब बताएं असर की नमाज आज की इंपॉर्टेंट या अर्जेंट है या नहीं है, सोच लें। हाँ, अर्जेंट नहीं है, ठीक है, टाइम है ना, अभी 1.5 घंटा बाकी है, वो तो अव्वल में पढ़ना चाहिए, इस वक्त शुड की बात नहीं हो रही क्या करना चाहिए, इस वक्त बात क्या हो रही है कि वो किस फील्ड में आप उसको डालेंगे। हाँ, अब हो गए 6 बजकर असर मगरिब कितने बजे, 6:30 बजे ना, 6:35 पे थे क्या, और वो 6:30, 6:27 हो गए, अब क्या है असर की नमाज, अब अर्जेंट भी हो गई, इंपॉर्टेंट था, अर्जेंट भी, अब नहीं पढ़ोगे ना कज़ा हो जाएगी, गई फिर, ठीक है, तो उस वक्त ये इसमें आ जाएगी पहली लाइन में। अच्छा, इस वक्त कैसे है, वो इस वक्त इधर है, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही है, कोई क्वेश्चन, कोई सिंपल है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन अर्जेंट होते हैं, एग्जाम्पल, ये बहुत मेन, ये समझ लीजिए जो है ना, इस पूरे वर्कशॉप के जो 4-5 बहुत मेन जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स है ना, उनमें से एक है, और ये पूरी ज़िंदगी में अप्लाई होता है, सिर्फ हमारी ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई नहीं होता, पूरी ज़िंदगी में अप्लाई होता है, शादी से पहले शादी के बाद भी अप्लाई होता है। इसमें गलतियाँ करने की वजह से जो है ना, हम लोग बहुत सी जगहों पर ठोकरे खाते हैं। टू डू लिस्ट बनाने का भी तरीका अभी आगे आएगी बात इंशाल्लाह, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में, कि असल मसला होता कहाँ पर है, बड़े बड़े झगड़े हुए भाई इंपॉर्टेंट अर्जेंट के चक्कर में, उसकी जगह बेस आप चेक करो ना तो उसमें मसला ये हो रहा होता है, मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट। एक आदमी है, उसका एक बॉस है, आगे अपने उसको कहता है किसी मैनेजर को, सबॉर्डिनेट उसको बोलता है कि भाई तुम जो है ना ये काम, ये फाइल इसको जल्दी से निपटाओ, सॉरी ये फाइल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला उसने, मिसाल के तौर पर ये फाइल है भाई, ये लो करो अम्मार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है सर ओके, मैं चला गया, अब 1 घंटे बाद में, हाँ अम्मार हो गया, वो काम हो गया, नहीं सर वो अभी करता हूँ ना, अब मैं कहा था ना इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है ना, मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, तो करो ना, हाँ करता हूँ ना सर, अब मैं फिर चला गया, तो फिर 2 घंटे बाद आया, फिर अम्मार ने नहीं किया, हो क्या रहा है, अम्मार ने क्या किया, अम्मार के पास एक बहुत सारी फाइलें थी, अम्मार ने उसको सबसे नीचे रखा हुआ है, सबसे नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर 10 फाइलें और है, क्यों रखा हुआ है सबसे नीचे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब मैं आके पूछता हूँ तो अम्मार के ध्यान में क्या है, इंपॉर्टेंट है, और मेरे ध्यान में इंपॉर्टेंट का मतलब कुछ और है, अम्मार के ध्यान में कुछ और है। अम्मार के ध्यान में ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट है इसको फोकस चाहिए, क्योंकि सर ने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको फोकस चाहिए, इसको जहनी सुकून चाहिए, मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह फजर से पहले करूंगा या फजर के बाद करूंगा, और इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी, थोड़ी हो सके रिसर्च करनी पड़े, मैं बिल्कुल खाली जहन होकर करूंगा, खामोशी में करूंगा, इत्मीनान से करूंगा। ये सारी चीजें हमारे ने अपने जहन में बनाई हुई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट है। और मेरे जहन में क्या है, हाँ मेरे जहन में इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, सब चीजें बेकार है इसके सामने, ये करो पहले। तो जब हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, मैं एक बात बोल रहा हूँ मार से, तो उसके जहन में मतलब अलग है, मेरे जहन में मतलब अलग है, इसकी वजह से मसाइल खड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का। अच्छा, अगर अभी हमारा टाइम तो हो चुका है, लेकिन हम 5 मिनट ले सकते हैं, अगर आप लोगों का अर्जेंट नहीं है कोई मसला तो हम ले लेते हैं, ताकि ये चीज़ पूरी हो जाए। या अगर किसी को जाना है तो फिर बता दें, क्योंकि शुरू भी थोड़ी देर लेट ही हुआ था। लेने हम चलें, थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट पूरा कर लें, 5-7 मिनट शायद लगेंगे इसमें। अच्छा, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट में एक चीज होती है, ये समझ में आ गया थर्ड वाला? इसकी कोई नहीं आया? अच्छा बताएं, कोई एग्जांपल दें इसकी। एक काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ असर के बाद की नफलें, असर के बाद तो नफलें नहीं होती। असर से पहले की नफलें हैं, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। असर से पहले की जो 4 सुन्नत होती है उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, टाइम 6:30 है। अब अगर आपको पढ़नी है तो अर्जेंट है, बट इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, समझ आया? अच्छी एग्जाम्पल है। आजकल मैच चल रहे हैं तो लाइव मैच किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर किसी को बनना ही है कुछ उसी में तो बिल्कुल हो सकता है, बट वैसे जनरली लाइव मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अर्जेंट है कि वो अगर निकल गया तो फिर निकल गया, लाइव नहीं रहेगा वो। लाइव में तो ये होता है ना, या अल्लाह जिता दे, अल्लाह जिता दे, रिकॉर्डिंग में थोड़ी होगा अल्लाह जिता दे, वो तो चीज़ ही चेंज हो गई है। ठीक है ना? तो ये समझ आ गया कि ऐसी होती हैं चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है बट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नहीं होती बट अर्जेंट होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया? आपका नाम उस्मान, समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़ ऑब्वियसली यही बनती है कि इंपॉर्टेंट भी नहीं, अर्जेंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ फिल्म, कोई फिल्म है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, हम कर रहे होते हैं। इसी को स्टीफन कवी ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मैंने आइजनहावर से लिया है, वो जो मैंने बताया था ना पीछे बंदा ये जो आया था, उसका नाम है आइजनहावर, जिसने बोला था ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अर्जेंट नहीं होती, सेल्डम इंपॉर्टेंट सेल्डम अर्जेंट। वो इन्होंने ये कोट नहीं किया, मेरे में नहीं कि इन्होंने कोट किया, उन्होंने कोट नहीं किया, ऐसे इसको चेंज किया है, इस तरह कर दिया कोऑर्डिनेट्स की सूरत में। अच्छा, जब हमने इसको जब मजीद रिसर्च किया गया ना, इसके ऊपर मजीद रिसर्च की गई, तो ये हमारे मुसलमानों में भी ये चीज़ चल रही है। हाँ, उस तरह से प्रेजेंट नहीं हुआ। और अगर आप इस्लामिक अभी आगे आएगी बात इंशाल्लाह पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये इसके बगैर तो आप दीन पे भी अमल नहीं कर सकते। अभी जैसे मिसाल खुद दी ना उस्मान ने नफिल की और फर्ज की, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है, बल्कि हमारा तो मजीद क्लासिफिकेशन, फर्ज, वाजिब, फर्ज किफ़ाया, वाजिब, वाजिब किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत, फिर मुस्तहब, फिर मुबाह, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर मकरूह तहरीमी, फिर हराम। और तो इतनी सारी क्लासिफिकेशन है, उसको मोटी मोटी में कर लो तो फर्ज और नफिल और मकरूह और हराम, 4 में इस तरह हो जाएगी वो, अगर इसमें करना है तो। अच्छा, इंपॉर्टेंट, ये जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट, ये आप लोग अपने हिसाब से लिख लें अपने पास। इसके क्या असल में हमने जो यहाँ पे हम इन सेशन में इसका जो मतलब हम लेंगे वो इंशाल्लाह सबका मुत्तफ़क़ा ही होगा। अगर किसी को उस पर कोई सवाल हो तो वो एक अलग बात है, वैसे होगा नहीं, क्योंकि बड़ी बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई इंपॉर्टेंट की वो। तो आप लोग अपने पास लिख लेंगे इंपॉर्टेंट का मतलब, अपने तौर पे लिख लें इंपॉर्टेंट का मतलब भी, और आगे आ रहा है अर्जेंट का मतलब। बहुत सारे लोग ये जवाब आता है, द मैटर हैविंग ह्यूज इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट का मतलब कोई लिखेगा रिस्क ऑफ फाइनेंशियल और लाइफ लॉस, कोई लिखेगा सेटिंग प्रायोरिटीज, कोई लिखेगा एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डन एंड एनीथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, अचीव द गोल, फला 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 फला। ठीक है, ये बहुत सारे मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं। अच्छा, ये सब के सब इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, यानी कि ये सब इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या हो गया हमारा, दोबारा क्यों आ गई साइड? पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ गुड ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन्स। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ बस एक वो चीज़ आप लोगों को बता दूं,
फिर हम बाद में इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। एक तो ये आप लिख लें, ये ज़रूरी है, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। 22 में आपकी एज क्या होगी, ठीक है, जो भी होगी, जिसकी जो भी होगी वो लिखें यहाँ पे, और उसको लेके जाएं आप जहाँ तक भी आपको दिल चाह रहा है। मैं तो 2092 तक ले गया इसको, 100 साल से पहले मरने का मेरा मूड है नहीं, ठीक है, मेरा विजन नहीं है, मर जाऊंगा कभी भी। अच्छा खैर, तो यहाँ आप अपनी एज लिखें, करंट ईयर लिखें। ये मैं शेयर कर दूं क्या उस पर रैंडम पे, ये वाली स्लाइड, या आप लोग याद रहेगा आप लोग को, ये लिख लेंगे? क्या सजेशन है अम्मा? एक पेज पे लिख लें, एक पेज पे लिखें किसी अपनी, जैसे मेरे पास ये डायरी है, इस तरह डायरी हो कुछ भी, उस पर आप लिखें एक्सरसाइज है, जैसे भी आपने की ना एक्सरसाइज, इस तरह ये एक एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट की मीनिंग, अर्जेंट की मीनिंग, और ये उसमें आपने फिर ये लिखना है योर एज इन 2042, यानी 20 साल बाद क्या एज होगी, और आपका मकसद क्या होगा कि आप 2042 में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। उसमें आपका ये हो सकता है कि मेरी हेल्थ कैसी हो, ये हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग होगा नहीं होगा, मेरी शादी हो गई होगी नहीं हो गई होगी, अगर हो गई है अभी भी या हो उसका हो गई है तो बच्चे होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, बेटे कितने होंगे, बेटियां कितनी होंगी, ठीक है, ये सब। उम्र किया हुआ नहीं किया हुआ, हज किया हुआ नहीं किया हुआ, किए हुए तो कितने किए हुए, गाड़ी कौन सी होगी, घर कौन सा होगा, वेल्थ कितनी होगी, एसेट्स कितने होंगे, ये सब चीज़ें जो जो आपके ध्यान में आ रहा है। नमाजों की हालत क्या होगी, पाबंदी होगी, जमात से होगी नहीं होगी, तकबीरुल्लाह से होगी नहीं होगी, रोजे कैसे होंगे, नफली रखता हूँ, पीर जुमेरात के रखता हूँ, यानी जो जो आपके जहन में आपकी एक शख्सियत 20 साल पहले बन के आ सकती है ना, वो आपने यहाँ पे करना है बस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब आप करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यार मैं तो कभी अपने आप को इस तरह सोचा ही नहीं कि यार 20 साल बाद मैं कहाँ हूँगा। अच्छा, इसमें किसी के जहन में ये आ सकता है मुझे क्या पता कितने बच्चे होंगे भाई, तो ये बात नहीं आ रही यहाँ, ये नहीं हो रहा क्या होगा, मैंने पहले बताया था। विजन का मतलब होता है पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, यू वांट टू सी, आप चाहते क्या हैं, आपकी ख्वाहिश पूछी जा रही है, आपसे प्रेडिक्शन नहीं ली जा रही कि एक पेशेंट को ही करें भाई क्या होगा। मैं भी बात समझा पाऊँ, ये डिफरेंस समझ लें फिर लिखें, वरना उल्टी पुल्टी चीजें हो जाती है, लोग कुछ तो लिखते ही नहीं यार, है मुझे क्या पता, वही वाली बात की क्या फायदा प्लानिंग का, अगले लम्हे का पता नहीं। आपके जहन में क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं आज 30 साल का हूँ, 2042 में मैं 50 साल का हूँगा, तो मैं अपने आप को गयूर अजीम को मैं कैसे देखता हूँ 50 साल में। मैंने मिसाल के तौर पर एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इंस्पिरेशन के लिए भी, या समझ लें ताकि आप लोग आइडिया हो जाए लिखना कैसे। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मेरे 6 बच्चे होंगे, 3 बेटे होंगे, 3 बेटियां होंगी, ये मैंने लिखा था 4 साल पहले, जब का बता रहा हूँ। मेरा एक घर होगा, PhD कर चुका हूँ और पेपर पब्लिश हो चुका होगा, कम से कम 10 किताबें लिख चुका हूँ, ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें मैंने की थी, लिखी थी मैंने। अब वो हुआ नहीं, मेरे 4 बेटे हो गए, 3 बेटे 3 बेटियों वाला सीन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह आलम क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने ये लिखा था। वर्कशॉप करने से पहले मैंने भी जब ये सारे सेशंस किए थे उससे पहले किया था, लिखा था, और करने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेक किया, और अब दोबारा करूँगा तो मजीद उसमें कुछ रिफाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग उसको ख़त्म कर दें जी। अचीवेबल हो, क्या क्या दोबारा बोले? हाँ, फिर वही मैं कंफर्म की बात नहीं कर रहा, आपकी नीयत क्या है या आपका इरादा क्या है। बाद लोगों का इरादा नहीं था कुछ भी हो यार, जो अल्लाह दे, ये हो सकता है कोई, इसमें मैं ये नहीं कह रहा ये बुरी बात है, ठीक है। अच्छा, मेरा जो विजन था ना 3 बेटे 3 बेटियों का, उसके पीछे एक वजह थी, वो वजह ये थी कि कुरान करीम में जो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं ना औलाद के बारे में, कि मैं उनको औ यूसुफ विजुम ज़ुकरान हूँ ना था, किसी को बेटे देता हूँ, किसी को बेटियां देता हूँ, किसी को दोनों देता हूँ, और भैया जालू मैं यशा वाकिमा किसी को कुछ भी नहीं देता। तो ये जो ज़ुकरान और इनास है ना, ये जमा का लफ्ज़ है, और अरबी में जमा का लफ्ज़ कम से कम 3 पे आता है, 2 पे नहीं आता, 2 पे नहीं आता, 2 के लिए अलग टर्मिनोलॉजी है तस्निया की। तो मैंने कहा कम से कम अल्लाह ताला जो इस कैटेगरी को जब बयान करता है, सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है अल्लाह ताला के नज़दीक भी, कि उसको जिसको मैं बेटा भी देता हूँ बेटियां भी देता हूँ, यही है ना। तो बेटे और बेटियों का इतलाक कम से कम भी 3 पे होता है, तो मैंने कम से कम 3 बेटे 3 बेटियां हो, अब ठीक है ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा का मेरा कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने नियत की थी, और इस नियत के पीछे जो मेरा और कोई विजन है कि उनको मैं क्या बनाऊंगा, अगर ये नहीं होता है और मैं मर जाता हूँ, सवाब मुझे किसका मिलेगा। ये फायदा होता है कि विजन बनाने का, एक अल्टीमेट और एक इंस्टेंट फायदा तो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स द इवेंट्स एज दे हैपेंड,
बट अल्लाह रिकॉर्ड्स द इवेंट एज दे इंटेंडेड। हिस्ट्री तो वो करती है रिकॉर्ड जैसे वो पेश आया होता है वाकया, लेकिन अल्लाह ताला, एक मिनट, अल्लाह ताला उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जो आपने नियत की होती है। ठीक है, हम यहाँ पे सेशन खत्म करते हैं। मुस्तफा भाई का सवाल है, आप लोग अगर जाना चाहते तो जाएं। हाँ, आपका सवाल क्या है? आई डोंट केयर में, तो मैंने कहा ना वो मुझसे मिलने, पर्सनली मिलने, क्योंकि कुछ चीज़ होती है इंसान पर्सनली ज़्यादा खुल के डिस्कस कर लेता है, तो वो मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी को भी हो इंशाल्लाह हम उसको येस पे लेकर आ जाएंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में असल तो जो बेहतर होगा। हाँ बोले। एक वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट का मतलब, हाँ ठीक है, ये तीन चीज़ें करनी है आपने। इंपॉर्टेंट का मतलब, तीन नहीं 4 चीज़ें हो गई ना, हाँ उसके साथ मिला ले 3 हो गई। इंपॉर्टेंट का मतलब, अर्जेंट का मतलब 2030 में आपकी एज और 2040 में एज क्या होगी और विजन। असल में ये 2 ही चीज़ें, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की मीनिंग्स, और 2042 में आपकी एज और विजन, ये 2 चीज़ें असल में। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप, मैं हूँ यहाँ पे। 2042 में जीशान कैसा होगा, आप जीशान की नज़र में 2042 में जीशान कैसा होगा। ठीक है, गयूर की नज़र में 2042 में गयूर कैसा होना चाहिए, गयूर क्या चाहता है कैसा हो। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी पेपर के पीछे भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ये ले जाएं आप लोग के लिए, और भी किसी को ले जाना, ले जाए, बांट दो। और क्या, अच्छा किसी को, जो लोग शेयर करना चाहेंगे हो सकता है वो देना चाहे ना, तो जीशान अगर आप लोग उठाना चाहो तो उठा लो, घर जाके वाइफ से या किसी से शेयर करना हो तो। ठीक है इंशाल्लाह। तो